हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 6 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। समझ में आया बात। चैप्टर 6 और पार्ट 2 हम उसको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का, बोर्ड के पैटर्न पर एनसीईआरटी बुक से। क्लियर है। आपकी तैयारी अच्छी हो सके इसलिए शॉर्ट में 1 शॉट दे रहा हूं और 1 शॉट कम समय के लिए दे रहा हूं। मैं इसका डिटेल ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं। क्लियर है। अभी देखिए, मेरा अभी क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है ऑफलाइन में और आगे 5 जनवरी से नया बैच क्लास 12 का ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए चैप्टर 6 पार्ट 2 हम इसमें पहले बताना चाहेंगे आरएनए। पहले हम आरएनए के बारे में बताएंगे आप लोगों को। आरएनए के बारे में। आरएनए हम डीएनए की चर्चा कर चुके हैं, डीएनए का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अब आप लोगों को मैं आरएनए के बारे में बताऊंगा। ये भी एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए जो होते हैं, पहली बात, आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए भी एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कम होते हैं, न्यूक्लियोटाइड संख्या कम होते हैं। आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस, इसमें एडेनिन यूरासिल के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाते हैं। मतलब इसमें एडेनिन यूरासिल और गुआनिन साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं। और ये भी एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो है पॉलीमर होते हैं। ये प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। ये प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। और ये भी जान लीजिए कि आरएनए को हम लोग फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि आरंभिक अवस्था में जेनेटिक मटेरियल आरएनए को ही माना गया था। आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाद में प्रयोग से ये सिद्ध हो चुका कि सिर्फ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बाकी सभी जीवों में ये मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर है। आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं और ये सिर्फ प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये आरएनए के संबंध में इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना। आरएनए का टाइप ऑफ आरएनए हम लोग को देखना। टाइप ऑफ आरएनए, तो देखिए टाइप ऑफ आरएनए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। ये 3 होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें ये मैसेंजर, ये डीएनए के संवाद को लेकर के आते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियस के भीतर होता है। ये आरआरएनए ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइबोसोम के साथ जुड़े होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। टीआरएनए ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये अमीनो एसिड को, साइटोप्लाज्म के भीतर अमीनो एसिड जो जहां तक रहता है उसके एक्टिवेट होने के बाद, सक्रिय होने के बाद टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ करके आरआरएनए के पास लाते हैं। तब एमआरएनए के जो निर्देशानुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब ये तीनों के तीनों मिल करके प्रोटीन निर्माण करते हैं। तीनों के तीनों मिलकर क्या करेगा?
प्रोटीन निर्माण करेगा, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं। तीनों के तीनों मिलकर क्या करेंगे, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कहां, साइटोप्लाज्म में। ये तीनों मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गया ये बात। अब देखना हम लोगों को इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, चलिए इसको हम दिखाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, आइए अब हम लोग देखें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। आपको बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये टिप्स दिया जा रहा है, ये यूट्यूब दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल से आप लोगों को जानकारी दी जा रही है कि कम समय में आप बोर्ड की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कैसे हो सकती है। इसके लिए आपको मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ कम समय के लिए एनसीईआरटी बुक से। जबकि हम इसका अपने क्लास में, ऑफलाइन के क्लास में पूरा का पूरा डिटेल काफ़ी समय दे करके, काफ़ी लंबे समय का उपयोग करके हम इसको पूरा डिटेल से बता चुके हैं। आप लोगों को कम समय के लिए हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। अब देखिए हम लोग को देखना प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण। तो देखिए सेल के भीतर, ये सेल अगर है, कोई भी सेल है, सेल है, सेल के भीतर होता है, ये सेल अगर है, और सेल के भीतर क्या होगा, न्यूक्लियस। सेल के भीतर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सेल के भीतर ये न्यूक्लियस है, सेल के भीतर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, ये एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल के भीतर न्यूक्लियस में होते हैं डीएनए, न्यूक्लियस में होते हैं डीएनए। तो डीएनए, ये डीएनए होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होंगे, डीएनए होंगे। और ये डीएनए कहाँ पर होंगे, क्रोमोसोम पर। और डीएनए ही पहले बनाएगा, डीएनए पहले क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, पहले एमआरएनए बनाएगा। और एमआरएनए बनने के बाद ये जब कोशिका के अंदर आएगा, कोशिका द्रव में, न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर के राइबोसोम के साथ मिलकर के टीआरएनए की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया जो होती है वो 2 चरण में पूरा होती है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। एक हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की क्रिया 2 स्टेज में पूरा होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस के भीतर होता है, जबकि ट्रांसलेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान से देखिए, जब डीएनए न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और एमआरएनए, एमआरएनए से एमआरएनए है, ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ, एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन। एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन बनाएगा। तो ये क्रिया कहलाएगी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। समझ में आया बात। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस में होगा, और तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस में होगा, और ट्रांसलेशन की क्रिया कोशिका द्रव में, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये बात समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करेगा, एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। अब देखिए इसमें एक और देख लीजिए, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। अब इसको ऐसे समझिए सेंट्रल डोग्मा को कि हम लोग यहाँ डीएनए है, डीएनए से बन गया एमआरएनए, डीएनए से बन गया एमआरएनए,
एमआरएनए के साथ राइबोसोम जुड़ा, राइबोसोम और राइबोसोम जुड़ने के बाद तब ये बना देगा प्रोटीन। ये क्या बना देगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन निर्माण हो गया। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्रिया, हम इसको सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। यहां से यहां ये क्रिया कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और ये क्रिया यहां से लेकर के ये क्रिया यहां तक की क्रिया, ये क्रिया यहां तक की क्रिया, ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो हम कह सकते हैं कि सेल के भीतर प्रोटीन निर्माण की जो कंप्लीट केमिस्ट्री होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इस दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग इसकी जो एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को कंबाइंड रूप से हम सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। बात समझ में आ गया? प्रोटीन निर्माण की कंप्लीट रासायनिक एक्टिविटी को हम, केमिकल एक्टिविटी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है इसमें यहां तक? चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे और लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले ही बता चुके हैं बच्चे कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी और परीक्षा में अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। चलिए अब हम लोगों को देखना है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट जो है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। हम लोगों को जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड की जानकारी से नायरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1961 ईस्वी में जेनेटिक कोड की जानकारी दिया था। नायरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1961 ईस्वी में जेनेटिक कोड की जानकारी दिया था। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो जेनेटिक कोड में हम लोग जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। ट्रिपलेट कोड कहते हैं इसलिए कि इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है वो एक अमीनो एसिड के लिए कम से कम 3 नाइट्रोजन बेस की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग 4 पर पावर 3, इसको हम लोग 4 गुना 4 हम लोग करते हैं, ये हो जाता है 64। तो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होता है और ये जेनेटिक कोड हो जाता है। जेनेटिक कोड में कोडोन की संख्या, ये 34 कोड जो हो 64 होगा, ये कोडोन की संख्या होगी, कोडोन की संख्या, जिसमें 61 कोडोन जो होते हैं वो भाग लेते हैं। 61 कोडोन जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, जबकि 3 जो होते हैं नन स्टॉप, जबकि 3 क्या होते हैं? नन स्टॉप, नन कोडोन कहलाते हैं, नन कोडोन कहलाते हैं या नन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, नन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, नन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। ये 3 क्या कहलाते हैं? नन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। हम लोग इसको जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नायरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1961 में दिया। इसको हम लोग जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड कहते हैं। इसमें कुल कोडोन की संख्या 64 होते हैं और ये जो होता है इसमें 61 जो कोडोन होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं 3 जो होता है वो नन स्टॉप कोडन कहलाते हैं। क्लियर है इसमें? अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग को देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखिए बिल्कुल आसान है। अब कोई सेल है, हम लोग देखते हैं कोई सेल है, ये सेल अगर है, ये कोई सेल अगर है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और यही एमआरएनए या तो न्यूक्लियस के भीतर होगा और फिर यहाँ से निकल करके बाहर भी जाएगा। हम लोग देखते हैं कभी कभी ऐसा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन एक्सप्रेशन क्रिया होती है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन की क्रिया होती है
वो न्यूक्लियस से, पहले न्यूक्लियस में डीएनए से निकल करके न्यूक्लियस में एमआरएनए के रूप में आएगा, फिर एमआरएनए क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, तब जाकर प्रोटीन निर्माण करेगा। तो जीन एक्सप्रेशन को, जीन को सेल में एक भाग से दूसरे भाग जाने की क्रिया जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। जीन को सेल में एक भाग से दूसरे भाग तक जाने की क्रिया जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। और ये जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डायरेक्ट कोशिका के द्रव्य में एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। जैसे कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डीएनए है, यहाँ पर ये डीएनए है, तो यहाँ से निकल करके राइबोसोम के पास आएगा। और राइबोसोम तो है यहाँ पर, तो राइबोसोम के पास आएगा, डीएनए से एमआरएनए निकलेगा, राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है यहाँ पर, राइबोसोम है, और यहाँ पर डीएनए है। तो डीएनए से एमआरएनए निकलेगा और निकलने के बाद राइबोसोम के साथ आएगा और राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बना लेगा। परंतु यूकैरियोटिक सेल, तो ये जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोटिक सेल में भी होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा। समझ में आ गया बात? और ये जो जीन एक्सप्रेशन की क्रिया होती है वो कई लेवल पर होती है। जीन एक्सप्रेशन की क्रिया जो होती है वो कई लेवल पर होती है। जीन एक्सप्रेशन की क्रिया कई लेवल पर होती है। ट्रांसक्रिप्शन, देखिए एक में होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा है आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग लेवल, और तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीसरा है ट्रांसलेशन लेवल। क्लियर है? जीन एक्सप्रेशन इसी 3 लेवल पर होता है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये जो YouTube चैनल हम जो स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, इसमें हम शॉर्ट में कम समय के लिए बता रहे हैं, ताकि जो बच्चे पूरा क्लियर कंसेप्ट नहीं ले पाए हैं, जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाए हैं, जो कहीं किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वैसे बच्चे इस YouTube चैनल को देख करके कम समय में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, इस बात की गारंटी है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसको प्रैक्टिस करें, और इतना जो मेन टॉपिक है इसको याद करें। क्वेश्चन बोर्ड में इसी से आएगा, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 लेवल हो गया, जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो 3 लेवल पर, एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल, एक आरएनए प्रोसेसिंग लेवल, और एक हो गया ट्रांसलेशन लेवल। क्लियर हो गया ये? अब एक चीज और देखिए, हम बता रहे हैं कि आपको ये जो कोडोन होते हैं, कोडोन जो अभी हम लोग इससे पहले जेनेटिक कोड जो बताया, तो जेनेटिक कोड में एक कोड जो होते हैं वो कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए होते हैं, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए होते हैं। इसमें आपको जो इनिशियल कोडोन होते हैं, इनिशियल कोडोन जो प्रोटीन निर्माण क्रिया को आरंभ करते हैं, तो इनिशियल कोडोन होता है AUG होता है, AUG इनिशियल कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन, जहां पर प्रोटीन निर्माण क्रिया जो है वो अंत हो जाती है, प्रोटीन निर्माण क्रिया जहां पर समाप्त हो जाती है, UGA, ये 3 होता है आपको ट्रांसक्रिप्शन कोडोन। क्लियर कंसेप्ट है? यहाँ पर अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जब आपको अगर यूट्यूब अच्छा लगे, ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे, तो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे की भी कुछ भलाई हो सके। आप कम समय में अच्छे तैयारी के लिए इसका उपयोग जरूर करें। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब है लैक ऑपरेंट। पहली बात कि लैक ऑपरेंट जो है वो एक प्रकार के जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। क्या होते हैं? जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। पहली बात कि लैक ऑपरेंट जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसकी जानकारी दिया है सबसे पहले जैकब एंड मोनोड।
ये दो वैज्ञानिक हैं, इस दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के लैक ऑपरन मॉडल की जानकारी दिया। इस लैक ऑपरन मॉडल में 3 जीन होते हैं, JYA, ये 3 जीन होते हैं। लैक ऑपरन में 3 जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं, Z, Y और A, 3 जीन होते हैं और तीनों जीन के अलग अलग काम होते हैं। तीनों जीन के अलग अलग ZYA, तीनों जीन के अलग अलग काम होते हैं और इसमें 3 एंजाइम भी होते हैं। इसमें 3 एंजाइम भी होते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज। अब देखिए ये 3 जीन है, ये जो लैक ऑपरेशन 3 जीन होते हैं, ZYA, 3 एंजाइम होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम भी होते हैं। एक जीन एक एंजाइम के लिए कोड करते हैं। अब देखिए ये जो जेड है, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करते हैं और उसको तोड़ करके लैक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये और जो जेड वाई जीन जो हो गया, वाई जीन भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, इस दोनों जीन के लिए कोड करते हैं। और जीन ए जो होते हैं वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करते हैं। मतलब 3 जीन 3 एंजाइम के लिए कोड करते हैं और इसमें मुख्य रूप से इस मेथड में बीटा गैलेक्टोसाइडेज टूट करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज में परिणत हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लैक ऑपरन जो मॉडल है, एक नमूना है, वो जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसमें 3 जीन और 3 एंजाइम भाग लेते हैं। क्लियर है ये बात? अब आइए HGP। अब हम लोग को देखना HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सीधी सी बात है। ये होता क्या है, तो ह्यूमन जीनोम को प्राप्त करके उसके लक्षणों का डाटा तैयार करने की जो योजना होती है, स्कीम होता है, प्रोग्राम होता है, हम उसी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करने में अधिक समय भी लगता है और अधिक पैसा भी खर्च होता है। इसलिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलेंगे। समझ में आ गया बात कि मानव शरीर से जीन प्राप्त कर उसके लक्षणों का डाटा तैयार करने की योजना को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्लियर है? और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में अधिक समय और अधिक रुपया पैसा की भी खर्च होता है। इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। देखा जाए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर सारे लक्षणों का डाटा तैयार करके हम कंप्यूटर से टैप करके उनके लक्षणों का अगर हम कॉपी तैयार करना चाहे, किताब तैयार करना चाहे, तो 1000 वर्ड यदि एक पेज में होगा और वैसे 1000 पेज की 1000 पेज वाला जो अगर नोटबुक तैयार होगा, बुक तैयार होगा, तो 3000 बुक तैयार होंगे। ह्यूमन जीनोम के कैरेक्टर का 3000 बुक तैयार होंगे। तो इसमें स्वाभाविक बात है कि समय भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हम लोग के उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य में मानव जीन के कैरेक्टर की जानकारी प्राप्त हो सके या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इसका उपयोग मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से किया जाता है। अब आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मेरे बच्चों ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप लोग पहले से भी जानते होंगे, डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से होगी। अब यहाँ पर बायोलॉजिकली थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले कि किसी भी व्यक्ति का हम जो डीएनए टेस्ट करते हैं तो पहले तो ये जान लीजिए कि पूरे जितने भी मानव जाति हैं उसमें 99.9% जीन सेम होते हैं, डीएनए सेम होते हैं। 1% जो डिफर होता है उसी से लोगों के अंदर गुणों में इतनी सारी भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट में हम पहले किसी भी तरह से हम व्यक्ति के बाल से, नाखून से, ब्लड से, है ना, स्किन से, कहीं से भी हम पहले सेल प्राप्त करते हैं। सेल से फिर हम उसको न्यूक्लियस को अलग करते हैं, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम को अलग करते हैं, क्रोमोसोम से हम डीएनए को अलग करते हैं, फिर डीएनए के जो डबल हेलिक्स होता है हम उसको अलग करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, फिर उसको हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम के द्वारा टुकड़े टुकड़े में काटते हैं, फिर हम उसको 11 जेल में हम उसको जो है मैग्नीफाई करके हम उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है इसका जो टेस्ट हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो टेस्ट है उसको हम लोग विशेष लक्षण की जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस फॉरेंसिक लैब में होगा, सॉथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा होगा और फॉरेंसिक लैब में होगा। तो इस तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट की जानकारी हो जाती है। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट का जो उपयोग है, इम्पोर्टेंस है, वो ये इन मामले में है कि इससे कि अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलता है, विवादित संतान के माता पिता को पहचानने में मदद मिलता है, और किसी मरे हुए व्यक्ति के निकटतम संबंधी की जानकारी प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। इस प्रकार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी जांच काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई मामले में सहायक होते हैं। तो अब आप लोगों को ये तीसरा चैप्टर, सॉरी, ये तो क्लास जो 12 का छठा चैप्टर का पार्ट 2 में हम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम चर्चा कर दिए आप लोगों के बीच। अब आप लोग इसको तैयारी करेंगे बोर्ड के पैटर्न पर, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। अब हम अभी आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में हम चर्चा करते जा रहे हैं ताकि कम समय में आपकी रिजल्ट अच्छा हो सके, कम समय में आपकी तैयारी अच्छा हो सके, इसलिए कि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन अब बहुत करीब है। अगले साल फरवरी में आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी 2 महीना आपके पास बचा है। इस कम समय में ये यूट्यूब जो है आपके लिए काफ़ी सहायक होगा, काफ़ी मददगार होगा। मेरा चूँकि ऑनलाइन में जो क्लास में हम बता रहे हैं आपको, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, जिसमें ऑफलाइन क्लास में क्रैश कोर्स अभी चल रहा है प्रेजेंट में। आगे हम फिर जनवरी में 5 जनवरी को हम ऑफलाइन में नया बैच स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। ये जानकारी भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखें और अच्छा से मेहनत करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी आपका रिजल्ट उतना शानदार होगा। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।